Hello everyone. Today we'll study Indian Express of 4th of June 2023 और लेक्चर हिंदी में फिर से रहेगा और शायद थोड़ा बेहतर लगे समझने में भी और थोड़ी कम प्रॉब्लम खड़ी हो, राइट? तो यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वेट अ सेकेंड, यस, यस, जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, वो अराइव होने वाले हैं दिल्ली में। और साथ ही साथ एक जर्मनी के जो मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी विजिट करेंगे इंडिया में, इंडोनेशिया से। तो उन्होंने बताया है कि जो डेवलपमेंट है इंडिया और रशिया का, सॉरी, इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है वो एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी से बढ़कर अब एक जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग हब में बन रहा है, जो कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को इंडिजीनियसली बिल्ड करेगा जेट इंजन्स को बनाने के लिए, जो कि एयरक्राफ्ट और शिप्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा बायलेटरल इशू में भी, इंडिया और यूएसए के भी। साथ में ये इंडो पैसिफिक रीजन की प्रॉस्पेरिटी को लेकर भी एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, जो कॉपरेशन है वो इशू इंडस्ट्रियल कॉपरेशन पे ज्यादा फोकस किया गया है इस विजिट में, जो कि ज्यादा शिप्स, यूएस की शिप्स को लाएगा इंडिया में, जो कि मेंटेन और रिपेयर और काफी अच्छे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम किया करेंगे। ठीक है, और रीजन सिक्योरिटी बनाए रखेगी। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो जेट इंजन्स की होगी, वो भी एडवांस स्टेज पे। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि चाइनीज एक्टिविटीज में काफी पॉपुलर है, काफी जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है चाइना, उसको लेकर बात हुई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक, दो यही दोनों मिलके इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के इंजन्स को डेवलप करेंगी। और ये यूएस के जो शिप डॉकिंग है वो जो मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए रुकती है इंडियन फैसिलिटीज में, उसको बढ़ाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जर्मन के डिफेंस मिनिस्टर भी आएंगे, बोरिस पॉइस्टोरिस। ठीक है, और ये वेस्टर्न नेवल कमांड जाएंगे और मेगान डॉक शिपयार्ड बिल्डिंग्स में जाके ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को। और साथ ही साथ डिफेंस स्टार्टअप्स की भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस की तरफ से इंडिया में। ठीक, नहीं, की तरफ से नहीं, सॉरी, इनोवेशन देने के लिए इन सब चीज़ों में, जो कि इंडिया की जो मिलिट्री है और उसकी डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाएगा इंडिया को। ठीक, आगे बढ़ा जाए अगर तो यस, इंडिया इंडिया ने प्रपोज किया है ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट ट्रांसफर ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसीज। तो हेल्थ इमरजेंसीज के दौरान इंडिया का क्या स्टेप होना, इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का क्या स्टेप होना चाहिए, इंडिया ने प्रपोज किया है कि प्लेटफॉर्म एक डेवलप करें जिससे हम टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर सकें हेल्थ इमरजेंसीज के थ्रू। ठीक है, तो हमने देखा है कि जो वैक्सीन ड्राइव्स हुई इंडिया में, डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम हुई, ठीक है, और जो ड्रग्स की रिक्वायरमेंट थी, तो इंडिया ने इन सब चीज़ों को देखते हुए एक मेडिकल काउंटर मेजर कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करे, प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर करे हेल्थ इमरजेंसीज के दौरान पे। और एक पर्पस डिसाइड किया है जिससे कि रिसर्च और डेवलपमेंट में कुछ बढ़ावा दिया जाए और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क पे काम किया जाए। ठीक है, और इंडिया ने 200 मिलियन डॉलर्स का पुश किया है डिजिटल हेल्थ की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में पब्लिक गुड्स और जो इंटरनेशनल एफर्ट डाले जा रहे हैं हेल्थ इमरजेंसीज के ऊपर में, उन्हें कैसे प्रिवेंशन किया जाए, उनके लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए और कैसे उन पर रिस्पॉन्स किया जाए, ये इंडिया ने देखा है। ठीक है, और ग्लोबल इनिशिएटिव पे ये एक क्विक डिसीजन की तरह होना चाहिए, जो कि एक अच्छी प्लानिंग है टाइम ऑफ क्राइसिस के दौरान पे। और हम ऑलरेडी ज़्यादा फोकस क्लाइमेट चेंज पे दिया गया है, हेल्थ पे दिया गया है, जिससे अंडरस्टैंड किया जा सके कि क्या क्या ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं एनिमल्स और ह्यूमंस को। और जैसे कि इंडिया हुआ और साउथ अफ्रीका हुआ, ठीक है, तो जब पैंडेमिक चल रही थी तो उस समय ये मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए राइट्स मांग रहे थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय। तो इंडिया और इंडोनेशिया और ब्राजील ऐसे कुछ
तीन कंट्रीज हैं जो कि एक डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं ग्लोबल साउथ में। कौन कौन सी? इंडोनेशिया, ब्राजील और इंडिया। तो इन्हें रिक्वायरमेंट है खास, ठीक है। और ये फ्यूचर की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, साथ में जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसके लिए एक अच्छा काम करेगा, ठीक है। और ये एक बेहतर प्राइमरी हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करेगा। एक रिस्पॉन्सिव सर्विलेंस सिस्टम होगा इसके पास, जो कि इंश्योर करेगा कि कुछ भी चीज़ें कोई भी एपिडेमिक ब्रोक डाउन ना हो। और अगर एपिडेमिक ब्रोक डाउन होती भी है तो वो पेंडेमिक ना बने, ठीक है। एपिडेमिक छोटा लेवल है, उसके बाद पेंडेमिक है। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें जो भी एग्जिस्टिंग डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो बार बार गवर्नमेंट उन पे स्पेंड ना करे उन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। सिल्वर प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेंड ना करे, और एक सिस्टम बना दे जिसमें उन्हीं के थ्रू लोगों की हेल्प होती रहे। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मैं ये पढ़ने वाला था, लेकिन ये मैडम कुछ ज़्यादा ही एंटी मोदी हैं। आई मीन टू से ये कुछ ज़्यादा ही एंटी गवर्नमेंट है। उन्होंने काफ़ी चीज़ें भर भर के लिखी हैं और काफ़ी मोदी भक्त पॉलिटिकल ज़्यादा हो गया, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। वरना पढ़ने को अच्छा हो सकता था, आर्गुमेंट आपको अच्छे मिल सकते हैं, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। और ईरान का भी एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। ईरान की नेवी ने प्लान किया है कि वो एक अलायंस बनाएगा, जिससे गल्फ स्टेट्स के साथ मिलके, जिससे एक प्रॉपर रीजनल स्टेबिलिटी मिले। और उसमें कौन कौन होंगे? यूएई होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरान, कतर, इराक, और उसमें पाकिस्तान और इंडिया भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो उन्होंने, ईरान की नेवी ने एक नेवल अलायंस बनाने की बात की है, जो कि एरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और जो सऊदी अरेबिया और ईरान की जो 7 साल की जो हॉस्टिलिटी चल रही थी, वो चाइना के मीडिएशन से कम हुई है, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि एक रीजनल स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, जो कि इकोनॉमिकल कॉपरेशन को भी बढ़ावा देगी, ठीक है। तो उन्होंने एक अलायंस बनाने की बात की, जिसमें यूएई, बहरान, कतर, इराक, पाकिस्तान और इंडिया होंगे। अब ये कुछ देखा जाए तो एक गार्बेज मैन, इटली के गार्बेज मैन ने एंशियंट ब्रोंज स्टेटस को पाया इटालियन विलेज में, ठीक है। तो ये इथुरेशियन एंड रोमन स्टैच्यूज निकाले गए, ठीक है। 2 दर्जन से ज्यादा स्टैच्यूज निकाले गए हैं, जो कि 3 सेंचुरी बीसी और 1st सेंचुरी एडी पे बिलोंग करते हैं। और इन्हें रोम के क्यूरेनलाइन पैलेस में रखा जाएगा, जो कि एक बिगेस्ट कलेक्शन है एंशियंट ब्रॉन्ज स्टेटस को लेकर इटली में। और काफी कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स भी फाइंड किए गए हैं, जिसमें से कुछ कान के पीसेस भी थे, और किसी के कुछ पाँव भी वगैरह निकले थे, ठीक है, साइड्स में। और एक स्क्रॉनी बॉय भी निकला है। बॉय मतलब निकला नहीं है, मतलब स्क्रॉनी बॉय का एक स्कल्पचर निकला है, जो कि 90 सेंटीमीटर की हाइट है उसके आसपास, ठीक है। दैट इज 35 इंच के आसपास की। और वो एक यंग रोमन बॉय है, जिसको बोन डिसीज है। उसका नाम मार्सियस गैब्रिलो रखा गया है। तो आप डाल सकते हो इस चीज को कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। और होम प्राइसेस जो है वो राइज हो रहे हैं एवरेज रेट पे, जो 4.57% पे फाइनेंशियल ईयर 23 पे, जो कि आरबीआई डेटा शो कर रहा है, ठीक है। होम लोन आउटस्टैंडिंग ग्रोस 14.3% टू 19.49 लाख करोड़ एज ऑन April 1st। तो ये आरबीआई ने क्यों किया है? टू ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। और जैसे हम देख पा रहे हैं कि काफी हाई इंटरेस्ट रेट और काफी हाई इन्फ्लेशन चल रहा है। तो इसको डिड्यूस करने के लिए अगर आरबीआई करेगी, तो इससे उसे रेपो रेट को फर्दर अगर वो बढ़ाती है, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। तो आपको इकोनॉमी पढ़ना है कि रेपो रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ते हैं, कम होते हैं, ठीक है। और will result in interest rate hike, the market dynamic will remain healthy। इससे मार्केट भी काफी हेल्दी रहेगा। और आरबीआई हैज हाइक द पॉलिसी रेपो रेट बाय 250 बेसिक पॉइंट्स टू 6.50% टू रेन इन इन्फ्लेशन लीडिंग टू स्पाइक इन होम लोन रेट्स, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो टेंडेंसी है जो कि फॉलो करेगी सिलेंड्रिकल पैटर्न, ठीक है, इवेंचुअली स्टेबलाइज करेगी। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है एक न्यू साइकिल में घुसने से पहले। और अभी तो इंडिया न्यू साइकिल की पीक पे चल रहा है। न्यू साइकिल नहीं, मतलब जैसे एंड होने वाली है साइकिल, तो उसके पीक पे चल रहा है। और
माना जा रहा है कि काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं। जो प्रीवियसली इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था, उसने कुछ ज़्यादा डेवलपर्स पे काफ़ी इम्पैक्ट नहीं डाला, एंड काफ़ी हेल्दी प्रोजेक्ट बने उस समय, ठीक है, और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट बने, काफ़ी बड़ी बड़ी सेल्स हुई उसमें। लोन्स को भी लिंकेज किया गया एक्सटर्नल बेंच रेट के हिसाब से, जिसको हम रेपो रेट बोलते हैं। लोन्स भी लिंक किए गए एक्सटर्नल बेंच रेट मार्क्स पे, ठीक, रेट पे जैसे रेपो रेट होता है, लोन्स और रेपो रेट को मिला दिया गया। और कोई भी रेट अगर चेंज होती है तो वो बैंक लेंडिंग रेट पे भी फर्क लाएगी, ठीक है। कोई भी अगर रेट हाइक होगा अगर, तो वो बैंक की लेंडिंग रेट पे भी फर्क लाएगा। नाउ राइजिंग इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स may have deterred sales in price sensitivity affordability house category of certain extent, ठीक। तो इनकी बात की गई है, और आगे देखें कुछ है क्या। मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा था नहीं आज की न्यूज़पेपर में, सॉरी आज की नहीं, फोर्थ 4 तारीख के न्यूज़पेपर में कुछ था नहीं। तो यही था आज का न्यूज़पेपर, कुछ ज़्यादा नहीं है, सॉरी फिर से मैंने बोला आज का न्यूज़पेपर नहीं, 4 तारीख का, 4 जून का न्यूज़पेपर, जो कि काफ़ी लिमिटेड इसमें वो थी। तो हम कंटिन्यू करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना, और काफ़ी जल्दी हमारा इस महीने का कवर हो जाएगा। मुझे लग रहा है इस साल इस महीने के एंड में ही चीज़ें कवर हो जाएंगी कंप्लीट मंथ की। फिर हम डेली इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों न्यूज़पेपर को कवर करेंगे एक साथ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरे वीडियोस हार्डली 20 to 25 मिनट्स के होते हैं, जो कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर मुझे तो लगता है यार, आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता मुझे नहीं पता। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग, और जय हिंद। करते रहिए ऐसे ही, और थैंक यू।